हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को पढ़ने वाले हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला K2Cr2O7 रहता है। ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स के जो सॉल्ट्स होते हैं उनके अंदर पोटेशियम डाइक्रोमेट बहुत ही फेमस है। तो K2Cr2O7 इसका फॉर्मूला रहेगा। क्रोमियम जो मेटल है इसके अंदर ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। ट्रांजिशन जो मेटल्स होती हैं उनमें क्रोमियम भी इंक्लूडेड रहता है। इसकी प्रिपरेशन के लिए जो मोस्ट कॉमन चीज़ है कि किस चीज़ से प्रिपेयर किया जाता है, इसके लिए जो ओर है वो क्रोमाइट ओर या फिर हम कह सकते हैं फेरोक्रोम ओर या फिर क्रोम आयरन के नाम से जाना जाता है। फॉर्मूला क्या रहेगा? FeO.Cr2O3। तो ये इसके अंदर एक बहुत ही प्लस पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, 1 नंबर में भी पूछ लिया जाता है या फिर आपके लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी पूछ लिया जाता है कि और का नाम बताइए जिससे जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है उसकी प्रिपरेशन की जा सके। तो क्रोमाइट, फेरोक्रोम, क्रोम आयरन, ये तीनों अल्टरनेटिव नाम है इसके। या फिर फॉर्मूला क्या रहेगा? FeO.Cr2O3। ओके, इसके बाद इसकी प्रिपरेशन देखिए, सोडियम क्रोमाइड कैसे बनाएंगे। हमें बनाना क्या है? बेसिकली यहाँ पे बनाना है हमें K2Cr2O7। रिएक्शन देखिए, सबसे पहले क्रोमाइट और लिया Na2CO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब ट्रीट करवाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट के अंदर। फेरिक ऑक्साइड अलग हो जाएगा और CO2 अलग। हमारा मेन फोकस किसके ऊपर है? हमें मेटल जो सॉल्ट है वो ऑब्टेन करना है, तो मेटल के ऊपर ध्यान देंगे, क्रोमियम मेटल पे। अब K2Cr2O7 तो बना नहीं यहाँ पे, तो इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई। दोबारा से इसको कन्वर्ट करेंगे। जो हमारा सोडियम क्रोमेट बना है इसे हम कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे तो ये फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा Na2Cr2O7 के अंदर। साथ में साइड प्रोडक्ट बनेंगे Na2SO4 और H2SO4। तो Na2Cr2O7 बना यहाँ पे। हमें अभी पोटेशियम का कंपाउंड अभी नहीं मिला, तो लास्ट के अंदर इसे ट्रीट करवाएंगे हम KCl के साथ में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? K2Cr2O7 में, साथ में NaCl बनेगा। अब यहाँ पर हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो बन चुका है, यही हम बनाना चाह रहे थे और ये यहाँ पे बन चुका है। इसकी प्रॉपर्टीज़ देखिए अब। कलर एंड मेल्टिंग पॉइंट, ये ऑरेंज कलर का, बहुत ही प्रीटी ऑरेंज कलर का कंपाउंड होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 669 केल्विन रहेगा। ओके, इसके बाद बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। तो ये मॉडरेटली सॉल्युबल होता है कोल्ड वाटर के अंदर और हॉट वाटर में बहुत ही इजीली अच्छे से सॉल्युबल हो जाता है। एक्शन ऑफ हीट, अगर हम इसे हीट करेंगे, वाइट हीट जो है तब तक अगर हीट करते हैं तो K2Cr2O7 कन्वर्ट हो जाता है K2CrO4 के अंदर, यानी ये डिकम्पोज होगा, साथ में बनेगा Cr2O3 और साथ में ऑक्सीजन। एक्शन ऑफ एल्कलीज, अगर एल्कलीज के साथ बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो भी पोटेशियम क्रोमेट मिलेगा, अगर हीट कर देते हैं तो भी पोटेशियम क्रोमेट मिलता है हमें। तो यहाँ पे ये दिखा रखा है इसकी रिएक्शन। अगर एल्कली के साथ ट्रीट करवाते हैं तो क्या होगा, और अगर हम सेम कंपाउंड को किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब क्या होगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर एसिड लिया हुआ है हमने, H2SO4 के साथ भी ट्रीट करवा रहे हैं, तो किस में कन्वर्ट हो गया? K2Cr2O7। अगर इसमें बेस डाला तो कन्वर्ट हो रहा है K2Cr2O7। अगर एक बार ये बन गया, मान लो गलती से भी बन गया, तो इसके अंदर अगर एसिड डाल दिया तो दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा ये K2Cr2O7 के अंदर, यानी बेस में डिकम्पोज हो रहा है तो एसिड डालते ही दोबारा से फॉर्म हो जा रहा है। ओके, तो इस तरीके से प्रेजेंट रहता है। ये एक रिएक्शन लिख के दिखा रखे हैं यहाँ पर कि pH वैल्यू जो है pH 4 के ऊपर ये दोनों जो आयंस होते हैं ये एक दूसरे के इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाते हैं। ओके, अगर हम इसकी pH को कम कर देते हैं तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, अगर बढ़ा देते हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर चली जाएगी। लेकिन pH 4 के ऊपर ये दोनों पोटेशियम क्रोमेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट दोनों प्रेजेंट रहेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर आ जाएगा। ओके, अब देखिए इसमें एक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, अगर सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड फॉर्म में डाला हुआ है तो अभी हमने रिएक्शन देखी थी वही यहाँ पर है। देखिए Cr2O3 KHSO4 और H2O ये प्रोडक्ट बनेंगे, है ना, इसमें CrO3 बन रहा है। अगर हम मान लो H2SO4 यहाँ पर एक्सिस के अंदर डाल देते हैं और इसे कंटिन्यू हीट करते जा रहे हैं तो इसकी जो प्रोडक्ट रेंज है वो चेंज हो जाएगी। K2SO4 Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O प्लस O2 बन रहा है। तो ये दो रिएक्शन भी, एक बार हम कोल्ड H2SO4 ले रहे हैं, एक बार हॉट H2SO4 ले रहे हैं, तो दोनों जब सिर्फ एक बार कोल्ड और हॉट लेने की वजह से ही इनकी जो प्रोडक्ट रेंज है वो चेंज हो जा रही है। तो ये दोनों जो रिएक्शन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान से करें। इसके बाद अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। K2Cr2O7 को H2SO4 के साथ जब ट्रीट करते हैं तो ये प्रोडक्ट तो बनेंगे ही बनेंगे, साथ में इसके अंदर नसेंट ऑक्सीजन जनरेट होता है जो किसी भी चीज़ के ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। अगर हम किसी चीज़ में K2Cr2O7 डाल दें क्योंकि ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है, तो उसमें ये जो नसेंट ऑक्सीजन जनरेट होते हैं ना इस रिएक्शन के अंदर, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पे इक्वेशन आयनिक फॉर्म के अंदर लिखी हुई है
आप आयनिक फॉर्म के अंदर भी लिख लें, जैसे Cr2O7 2 नेगेटिव, क्योंकि यहाँ से पोटेशियम हटा दिया है, 2 पॉजिटिव चार्ज लिए हुए था तो 2 नेगेटिव आ गया, सिर्फ हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयंस लिए हैं तो H पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे 3 पॉजिटिव के अंदर प्रेजेंट है। मेन जो चीज़ है ना हमारी क्रोमियम के ऊपर ध्यान देना है हमें, तो वो प्रेजेंट होना चाहिए बस। अब देखिए इस रिएक्शन के अंदर क्रोमियम जब आप देखेंगे तो यहाँ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, और यहाँ पे कितने में कन्वर्ट हो रहा है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। तो एक क्रोमियम के ऊपर +3 चार्ज है, यहाँ पे एक क्रोमियम के ऊपर +6 चार्ज था, तो 2 के ऊपर कितना हो जाएगा, 2 के ऊपर तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 12 हो जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन दें कि इसके अंदर +6 से +3 में कन्वर्ट होने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ी है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की। तो 2 क्रोमियम थे तो उनके लिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन देने पड़े, तब ये कितने में कन्वर्ट हुआ, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, अगर आप रीडिंग लगाएंगे तो इक्विवेलेंट वेट जब भी निकालेंगे हम K2Cr2O7, क्योंकि एसिड और बेस तो ये है नहीं, कोई कंपाउंड है, कंपाउंड के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर वेट है उसे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ आयन से, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ पर यूज़ किए हैं इसे बैलेंस करने के लिए उनसे, तो 6 से कर देंगे। तो कितना आ गया इसका इक्विवेलेंट वेट, 49 आ गया। जब भी हम लैब के अंदर सॉल्यूशन वगैरह प्रिपेयर करते हैं तो उस टाइम के ऊपर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब देखिए यहाँ पर इसकी रिएक्शंस दिखाई हुई हैं, जैसे K2Cr2O7 है, इसे H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ Ki। ये दोनों चीज़ें तो इसलिए डाली हैं क्योंकि ये तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के ऊपर, इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है, नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट करवाएंगी, है ना, यहाँ ऊपर रिएक्शन लिख के भी दिखा रखी है। फिर जब Ki डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और जो यहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट हुए हैं वो लेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, I2 के अंदर। बाकी जो प्रोडक्ट है ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसके ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर वही प्रोडक्ट बनेंगे। तो आप ये मल्टीपल स्टेप के अंदर अगर पढ़ना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या पढ़ सकते हैं, ये रिएक्शन जो है ना, सिर्फ ओवरऑल जो रिएक्शन है ये देखें और इसकी आयनिक फॉर्म के अंदर कैसे कन्वर्ट की हुई है, ये 2 चीज़ें देख लें तो काफ़ी रहेगा आपके लिए। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, हर एक के अंदर देखो K2Cr2O7 और H2SO4 हर एक के अंदर रहेगा, सिर्फ एक जिस भी कंपाउंड के लिए हमें ऑक्सीडेशन देखना है वो चेंज होता रहेगा, आप वो पढ़ें, और जो नया प्रोडक्ट बन रहा है सिर्फ उसके ऊपर ध्यान रखें कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो ये सारी रिएक्शंस आपको करनी है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप जितने करना चाहें आपकी मर्जी है उतने कर सकते हैं। इसके बाद आ जाइए क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट के ऊपर। जो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट होता है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी कंपाउंड के अंदर क्लोरीन प्रेजेंट होता है तो उसके डिटेक्शन के लिए हम क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर देखें K2Cr2O7 + H2SO4 लिया है, कंपाउंड जो हमने ले रखा है वो कौन सा है, KCl कंपाउंड है, इसके अंदर क्लोरीन प्रेजेंट है। तो जैसे ही आपस में रिएक्ट करेंगे एक कंपाउंड फॉर्म होगा यहाँ पे CrO2Cl2, जिसे क्रोमाइल क्लोराइड के नाम से जाना जाता है, और ये साइड प्रोडक्ट रहेंगे। क्रोमाइल क्लोराइड जो होता है ये रेड कलर के वेपर्स जनरेट करता है। रेड कलर के वेपर्स जनरेट होते ही हमें कन्फर्म हो जाएगा कि ये जो गिवन कंपाउंड था उसके अंदर क्लोरीन प्रेजेंट था। तो जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है उसके अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। लैब के अंदर जब सॉल्ट एनालिसिस की जाती है तो उस टाइम पे क्वालिटेटिव एनालिसिस में जो क्लोरीन है इसके डिटेक्शन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, अगर क्लोरीन प्रेजेंट है सिल्वर के साथ, मरकरी, लेड या फिर टीन के साथ, तो कभी भी क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट अप्लाई नहीं करेंगे, ये परफॉर्म नहीं करके देगा। हमें करना क्या होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है या फिर जो भी क्लोराइड सॉल्ट है उसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ थोड़ा सा हीट करेंगे, K2Cr2 डालेंगे उसके अंदर, तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि उसमें रेडिश ब्राउन कलर के जो वेपर है वो बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखिए रिएक्शन विद हाइड्रोजन परऑक्साइड, जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है इसके साथ भी हम रिएक्शन जो है वो करवा सकते हैं। तो एसिडिफाइड K2Cr2O7 को जब परऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, या तो एसिडिफाइड आप लिख सकते हैं, या फिर अगर कंप्लीट दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस दिखाने पड़ेंगे आपको। H2O2 के साथ ट्रीट करवाएंगे तो CrO5 बनता है, H2O बनता है। जो CrO5 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, परोक्सो कंपाउंड है ये, या तो CrO5 की फॉर्म में लिखा मिलेगा या फिर CrO2 की फॉर्म में लिखा मिलेगा। तो यहाँ पे इसका डायग्राम दिखा रखा है CrO5 का किस तरीके से बनेगा। यहाँ पे क्रोमियम जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट रहता है। ओके, तो इसका डायग्राम वगैरह ध्यान से देख ले। यूजेस मैं आपको नहीं बता रही हूँ, खुद से देख सकते हैं आप। बाकी चीज़ें डायरेक्ट हम बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे CrO4 2 नेगेटिव के, क्योंकि 2 कंपाउंड बने हैं यहाँ पे, एक तो बना है K2Cr2O7, एक बनता है K2Cr
O4। तो यहाँ पे अगर O4 बना रहे हैं तो इस तरीके से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी क्रोमेट आयन की। 2 नेगेटिव चार्ज आप ऐसे दिखा सकते हो ओवरऑल, या फिर इस तरीके से बना के दिखा सकते हैं। ठीक है, जो 6 बॉन्ड है वो कंप्लीट करके दिखाने पड़ेंगे क्रोमियम के, या फिर K2Cr2O7 की फॉर्म में जब प्रेजेंट है तो 7 ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेंगे, 3 इसके पास 3 इसके पास, और एक ब्रीजिंग फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहेगा दोनों क्रोमियम के बीच में, या फिर सिंपल आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर भी आपको बनानी है, इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3 रहेगी जो हाइब्रिड स्टेट है, और इसके 2 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रीज यहाँ पर जनरेट होती है। इसमें एक चीज़ जो आपको ध्यान देना है कि आपसे हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है यहाँ पर, तो जब ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट रहेगा तो डी के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है। डी जो है उसका कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 0, भले ही आप लिख के देख ले क्रोमियम के अंदर 24